हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर होगा। ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर एक पुलिंग फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ खींचता है अपनी और रिपेल नहीं करेगा किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे आयंस मैग्नेट अट्रैक्ट रिपेल भी करते थे, खींचते थे और दूर भी फेंकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ खींचेगा, सिर्फ अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इसलिए इसे आप या तो अट्रैक्शन फोर्स बोलो या फिर पुलिंग फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या फिर बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट्स। It is a force of attraction between two objects in this universe। ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी दो बॉडीज हैं उनके बीच हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। ठीक है, एक फोर्स होगा जो चिपकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेट है तो फिर मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स है तो वहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आपको दिखता है। तो हर एक चीज़ में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है। ठीक है, बहुत वीक। जैसे आप पृथ्वी, हम लोग अर्थ पे खड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज़ जो अपनी जगह पे पृथ्वी पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से ही है। ठीक है, बट हम लोग उसको बहुत ईजिली उठा लेते हैं, हमें लगता नहीं है कुछ उस चीज़ को अपनी ओर खींच रहा है, हम लोग ऐसा कुछ फील नहीं करते, उठा लेते हैं। कई बार इंसान बॉल को ऊपर फेंक देता है। तो ये फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये बहुत वीक होती है, पर इसका जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे रेंज ज़्यादा हो रहा है ये कैसे बोल सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि पूर्णिमा में जब चांद एकदम फुल रहता है तो वहाँ पे टाइड्स उठते हैं, समुद्र में आपको टाइड्स दिखेंगे। ठीक है, अब इसको कंसिक्वेंसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, कंसिक्वेंसेस बोल सकते हो ग्रेविटेशन का। तो आप लोग वहाँ देखोगे टाइड्स उठते हैं। तो भाई क्यों टाइड्स उठते हैं? तो मून का भी अपना कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वो पानी को खींचता है। ठीक है, वो पानी को अपनी ओर खींचता है क्योंकि उसमें थोड़ा नजदीक भी आ चुका था, तो पानी को अपनी ओर खींचता है। तो अब क्योंकि धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में, तो पानी धरती छोड़ के तो जा नहीं सकता, बट हाँ वो थोड़ा से उफान पे आता है, थोड़ा उछाल लेता है। ठीक है, तो टाइड्स एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड इट्स रिस्पेक्टिव प्लैनेट। ठीक है, अपने प्लैनेट हर प्लैनेट का अपना मून होता है। हर का तो नहीं, मतलब मैक्सिमम का जो मून होता है वो उसी प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। वो क्यों घूमता है? वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। वो चाहता तो है कि भाग जाए। ठीक है, अगर वो ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे गोल घूम रहा तो एक पॉइंट पे चाहेगा कि हम भाग जाए, बट क्योंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको सेंटर की तरफ खींच के रखा है, यानी यहाँ पे जो प्लैनेट है इसके साइड खींच के रखा है, तो वो क्या करता है एक सर्कुलर पाथ या एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है। ठीक है, यही चीज़ प्लैनेट्स के साथ भी होता है। प्लैनेट जो वो सन के चारों ओर घूमते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है, सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। इस दुनिया में जो भी बॉडी है उसका अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा। वो कि एक बॉडी को अपनी ओर खींचेगी खींचेगी। ठीक है, धरती का खींचना हम लोग को दिखाई देता है, बट इस पेन का खींचना नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात आता है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, चीज़ों को अपनी ओर खींच रहा है, तो न्यूटन बाबा के जो थर्ड लॉ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को भी चीज़ों को खींचना चाहिए, चीज़ों को धरती को अपनी ओर खींचना चाहिए। ऐसे समझो, थर्ड लॉ क्या था? एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। अगर धरती हम लोग को खींच रही है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मान लेते हैं 2 न्यूटन से, तो हम लोग को भी धरती को अपनी ओर खींचना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं, धरती अपनी जगह पे है, हम लोग कहीं भी रहें टपक के गिरते हैं धरती में, धरती हम तक तो कभी आती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा एक रीज़न है मास। ठीक है,
धरती का मास बहुत ज़्यादा, आप उसको नहीं हिला सकते, लेकिन आपका मास उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, ठीक है, तो ईजिली वो आपको खींच सकता है। या फिर आप इसको चाहो तो न्यूटन के सेकंड लॉ से समझ सकते हो। देखो ग्रेविटेशन को भी लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स क्या होता है ma, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी का की वजह से स्पीड बढ़ घट रहा है जो हो रहा है, तो ये ए जो है वो जी बन जाएगा, ठीक है। अब मास तो मास रहेगा। अब मान लो ये फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, तो यहाँ पे मास भी तो अर्थ का होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड आपके मैग्नीट्यूड से कई गुना ज्यादा होगा। अगर यही फोर्स आपका है एम मैन का, तो भैया मैन का मास कितना होगा, 60 किलो, 70 किलो, 80, 90, 100, 200, बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पर अर्थ का वेट जो हम लोग लिखते हैं उसमें लिखते हैं 10 to the power 24 kg, 10 to the power 24, तो भैया कहीं कंपैरिजन नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए धरती को हाँ, धरती को आप लोग अपनी ओर नहीं खींच पाते, पर धरती आपको आराम से अपनी ओर खींच के रखता है, ठीक है। तो ये एक रीजनिंग था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आप बोल सकते हो पुलिंग फोर्स है, ठीक है, पुलिंग फोर्स है। ये हमेशा चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा, कभी दूर नहीं फेंकेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का मोटा मोटा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इस यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज ले लो, बॉडी इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, कई सारे बुक में m1 m2 भी मानेगा, ठीक है, ये पॉइंट लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। दो बॉडीज है ठीक है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, यूनिवर्सल लॉ में यही बताता है, ठीक है। तो अगर दो बॉडीज तो उनके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ आपको बता क्या रहा है, फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा है। तो कितना बता रहा है, तो बोलता है कि इन दोनों का मास का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी मान लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के मास का प्रोडक्ट, ठीक है, तो कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, m इंटू एम हो गया, ठीक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मास जैसे जैसे बढ़ेगा, किसी का एक का भी अगर बढ़ाते हो तो फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट सिर्फ इसका नहीं, इसके स्क्वायर का, बोलने का मतलब है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बस इतना बोलता है कि जो फोर्स है वो मास, दोनों बॉडीज के मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तब देखो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m बाय डी स्क्वायर, ठीक है, यही चीज। अब आया यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हटाएंगे, तो इसको हटाओगे तो ये आपको बन जाएगा इक्वल्स टू g, ठीक है, इज इक्वल्स टू g। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, g की वैल्यू। कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो फोर्स है वो प्रोडक्ट और मास प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा और आपके जो डिस्टेंस है उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यही चीज़ है
सिर्फ इसी चीज़ को बोल सकते हो। अब इस चीज़ को बोलो, अब इस चीज़ को बोल सकते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये चीज़ है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स कैलकुलेट करने का, पर अब इस चीज़ को बोल सकते हो कि ये लॉ है, ठीक है। तो इसको अब लिखोगे कैसे? अब यूजुअली स्कूल में आपको पहले लॉ पढ़ा जाता, फिर उसको दिखाया जाता है कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कई लोग लॉ ही भूल जाते हैं, तो ऐसे याद कर लो, आई होप इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल लॉ क्या बोल रहा है, द फोर्स, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज द फोर्स of gravitation is directly proportional to product of mass, या masses लिखो, product of masses, ठीक है, and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। यही है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये इसको आप ऐसे फॉर्मूला में याद रखो, और ये फॉर्मूला जो है वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके ऑलमोस्ट जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो सब इसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला से, इससे न्यूमेरिकल से सॉल्व होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कि जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास का जो प्रोडक्ट होगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यही था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बॉल को फेंकने का, ठीक है। तो आपने एक बॉल को लिया और उसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। चलो इसको ऐसे नहीं, पहले फ्री फॉल बॉडी में बात करते हैं। बॉल को आपने छत से ड्रॉप किया आपने, ठीक है, छत से ड्रॉप कर दिए। तो जब आपके हाथ में बॉल था तो उसकी स्पीड क्या थी? कुछ नहीं, जीरो। बट जैसे जैसे वो धरती की ओर आ रही है उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी बोलने का मतलब है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो जीरो की स्पीड से बॉल ने एक स्पीड गेन कर ली, मान लेते 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ? चेंज इन स्पीड, यानी वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर एक बॉल लो और उसको आप छत से गिरा दिए नीचे, ठीक है, तो ये आपने उसको फेंका नहीं है, बस आपने गिरा दिया है, ठीक है। उसको नीचे की ओर खींच कौन रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो वो गेन करेगा, यानी यहाँ पे इसका जो 0 मीटर पर सेकेंड जो भी स्पीड गेन किया, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो स्पीड गेन किया, ठीक है, क्यों? एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड गेन किया। तो वो एक्सेलरेशन कहाँ से है? क्योंकि आपने तो सिर्फ छोड़ दिया, फोर्स तो आपने लगाया नहीं, तो फोर्स कहाँ से आ रहा है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है? ठीक है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर आपने बॉल को लिया, छोड़ दिया, आपने कोई फोर्स तो लगाया नहीं, पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, जैसे जो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो कहाँ से बढ़ रही है? कोई तो फोर्स लगा रहा है, तो धरती उस पर अपना फोर्स लगा रही है, उसको खींच रही है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा धरती के फोर्स, धरती के खींचने के कारण जो एक्सेलरेशन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है। और ये स्मॉल जी हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है, यानी धरती के लिए अगर 9.8, इसका हम लोग वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब ये दोनों वैल्यू सही भी है, ठीक है, इनको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे, दोनों वैल्यू सही हैं, ठीक है। तो
तो ये जो एक्सेलरेशन, जो चेंज इन स्पीड हुआ, जो एक्सेलरेशन आया, वो क्यों आया? ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, अब एक चीज देख लो, आपने एक बॉल को उठाया, ऊपर फेंक दिया, ठीक है, मान लेते उसने 5 सेकंड में एक डिस्टेंस कवर किया, तो उसके बाद जाके वहां पे उसकी स्पीड जो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपने फेंका, धरती उसको अपनी ओर खींच ली, तो एक पॉइंट पे जाकर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो वापस वहां से नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ऊपर जाने और नीचे आने का जो टाइम होगा ना, वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि जो टाइम होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो जो ग्रेविटी उस पर काम कर रही है उसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो उस समय वो खींचेगी, खुद से दूर जाने से रोकेगी, तो वो फोर्स सेम होगा, और आते वक्त भी सेम चीज़ होता है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स काम करेगा, इसीलिए जाते का टाइम और आते का टाइम जो वो सेम रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यानी आप उसको ऊपर फेंको, वो ऊपर से आए, तो ऊपर जाने का टाइम, ऊपर से नीचे आने का टाइम जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज, हम लोग पढ़ते हैं वेट। ठीक है, हम लोग अगर आपसे बोले आपका वेट कितना है, हम लोग कोई नहीं, धरती पे कोई नहीं बोलता कि भैया तुम्हारा मास कितना है, हम लोग पूछते हैं तुम्हारा वेट कितना है। ठीक है, तो वेट क्या है, मान लेते हैं ये धरती है, ठीक है, नीचे से थोड़ी सी चपटी, ऊपर से भी थोड़ी सी चपटी। ठीक है, यहाँ पे आप भी खड़े हो और हम भी खड़े। ठीक है, मान लेते हैं आपका वेट है 50 kg और मेरा वेट है 55 kg। ठीक है, सॉरी वेट नहीं, मास है, वेट को गोली मारो, मास है, आपका 50 मेरा 55। ठीक है, तो आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम होगा, आपका जो ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी और मेरे ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, मान लेते हैं आपको ए बोल दिया, मेरे को बी बोल दिया, तो फोर्स ऑन ए क्या लिखेंगे, जी, फॉर्मूला पीछे वाला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका फॉर्मूला जी, एम, एम बड़ा एम, धरती का मास, ये तो भैया सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, चाहे आप खड़े रहो या मैं खड़ा रहो, इसका मास तो उतना ही रहेगा। फिर m, ये a के लिए, और d का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सेंटर से सरफेस तक का है। ठीक है, ये आपके लिए, मेरे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम एम बी बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां दोनों इक्वेशंस में देखोगे तो एक चीज कॉमन है, ये सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन। ठीक है, और इसी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं जी, यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो यहां पे लिख दो, तो इसको लिख दो एम ए और जी का वैल्यू ये है, यहां पे हो जाएगा एम बी और जी। तो वेट जो होता है वो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा उसका फॉर्मूला आपको यही हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ ए इक्वल्स टू एम ए जी, एम कितना था 50 kg, 50 इंटू 9.8, और वेट ऑफ बी यानी मेरा वेट हो जाएगा एम बी 55 इंटू 9.8। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यही हम दोनों का वेट हो जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, करके लोग कर ही लेते हैं। 9.8 इंटू 5 04 9 5 जो 45 9 क्या गया 0। ठीक है, ये आपका वेट हो गया 490 kg। अगर आपका मास 55 kg है तो अब रुकना, अब कई लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे, रुकना थोड़ा। ठीक है, और उसी हिसाब से मेरा वेट कितना हो जाएगा 98 इंटू 5 490 क्रॉस 490 90315
539 kg। बाप रे, देखे मास और वेट के बीच का डिफरेंस यही है। मास 55 हुआ तो आपका वेट सोच लो कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वेट हुआ, पर अभी रुक जाओ। ठीक है, कि ये वेट है, और वेट जो है प्लैनेट टू प्लैनेट, यानी इस पूरे यूनिवर्स में आपका वेट जो है वो हर जगह डिफर करेगा। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है कि आपका जो वेट है वो पॉसिबल है कि हर जगह डिफर करे, बट जो आपका मास है वो हर जगह पूरे यूनिवर्स में कहीं डिफर नहीं करेगा। अगर मास 50 kg है तो आप 50 kg के रहोगे, चाहे धरती पे रहो या चांद पे रहो। ठीक है, बट वेट चेंज करेगा, क्योंकि वेट जो है वो इस जी के कारण आता है। ठीक है, इस जी के कारण आता है। अगर आपको आपका वेट पता है तो आप अपना मास खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कर लेना, हर कोई अपना एग्जैक्ट मास जान लेना कि आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रहोगे तो आपका एग्जैक्ट मास क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर लेना रिवर्स करके इसको। ठीक है, तो ये था वेट का कंसेप्ट। ठीक है, जो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही वेट को जन्म देती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है, हमने वहाँ पे भी लिखा कि 9.8 और 10 ये दोनों होते हैं, तो दोनों कब कब होंगे? तो जब इक्वेटर से आप बात करोगे, मास तो भैया चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ना आपका, ना मेरा, ना धरती का मास, हम लोग में से तीनों का किसी का चेंज होने वाला नहीं है। तो ये कहाँ से आ गया, सोचने वाली बात है। अगर दोनों मासेस सेम रहेंगे, अगर मासेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भाई साहब कैसे बढ़ गए? सोचने वाली बात है ना, कि अगर ये नहीं बढ़ रहा है, अगर इसके चेंज होने से, मास है, मास कांस्टेंट है, मास नहीं बढ़ सकता, अगर ये चेंज हो ही नहीं सकता तो ये कैसे चेंज हो गया? तो क्या बचता है? ये बचता है, या तो जो ये डिस्टेंस है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि धरती जो है वो स्फेयर नहीं है। ठीक है, वो ऊपर से पोल्स, जो पोल्स है वहां से वो चपटी है, तो वहां पर जो हम लोग का डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। अगर आप इसको d मान रहे हो तो आप इसको d1 मान लो। ठीक है, या फिर d0 मान लो, सही रहेगा, d0। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। वेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मास और वेट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड का ये क्या मामला है। आपको बुक्स में कई जगह 9.8 भी दिया रहेगा, 10 भी दिया रहेगा, इवन न्यूमेरिकल्स में दे देता है कि f कैलकुलेट कीजिए और वहाँ पे आपका g का वैल्यू इतना लेना है आपको। कहीं दे देगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, कहीं दे देगा 10। तो ये ऐसा क्यों करता है? 9.8 और 10 ही क्यों देता है भैया? 10, 15, 20 इतना क्यों नहीं दे रहा? यही दो यूनिट्स, यही दो मैग्नीट्यूड क्यों दे रहा है? 9.8 और 10 यही क्यों दे रहा है? ठीक है, तो इसका समझो, इसको यहाँ से समझो। जो डिस्टेंस है इसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा, क्योंकि वो ज़रा से चपटी है, तो डिस्टेंस में ज़्यादा नहीं आएगा, पर ये जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू G/m/d²। ये भैया है कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, मास चेंज होने वाला और ना ग्रेविटेशन कांस्टेंट चेंज होने वाला। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बच गया हमारा ये, तो फोर्स जो है वो क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था d² का। तो अगर मान लेते इसकी वैल्यू, ठीक है, इक्वेटर सेंटर से इक्वेटर का ये इसकी वैल्यू अगर मान लेते 2 मीटर है। ठीक है, तो फोर्स, इन सब की वैल्यू 1 है। ठीक है, इन सब की वैल्यू 1 मान लो, तो 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? 1/4 होगा। अगर आप अब इसको पॉइंट में करोगे तो ये हो जाएगा 0.25, ये फोर्स आया। ठीक है, अब यही डिस्टेंस हो गया कम, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया कम। ठीक है, ये 2 था तो इसको मान लेते हैं 1.5, इस पूरे टर्म को 1 मान लिए तो 1, और ये हो गया 1.5 का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल्स टू 2.25। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे या फिर आप फ्रैक्शंस में देखो तो 1/4 है या 1/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस कम होते ही फोर्स जो है बढ़ गया, यानी डिस्टेंस कम होते ही आपका वेट जो है वो
बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स और वेट ग्रेविटी के केस में एक ही चीज़ है, ठीक है, याद रखना है जी, फोर्स और वेट सेम है ग्रेविटी के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, फोर्स और वेट सेम है ग्रेविटी के लिए। इसीलिए अगर आप पोल पे चले जाते हो, अगर आप पोल पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया ये ठहरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और जी का हम लोग वैल्यू क्या निकाले थे, जी का वैल्यू क्या निकाले थे, जी एम बाय डी, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे जो मास है उसको तो छोड़ दो, वो तो खुद ही कांस्टेंट बच गया, ठीक है, फोर्स के लिए बात था, ठीक है, यहाँ पे जो मास रहेगा फोर्स में रहेगा। तो जी ये था, ये दोनों चेंज हो नहीं सकते, तो ये जैसे छोटा होगा यानी डी की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू कम होते ही इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और डी की वैल्यू ज़्यादा होते ही जी की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। बस वही चीज़ वहाँ हो रहा है, इक्वेटर पे आपका डी बड़ा है तो एक्सेलरेशन कम है, और पोल्स पे डी छोटा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। बस यही कंसेप्ट है इन दो मैग्नीट्यूड्स का, 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड का, बस इतना सा राज है। अगर आप सेंटर से इक्वेटर की बात करोगे तो वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भैया जी की वैल्यू कम हो जाती है, फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यानी आपकी वेट कम हो जाएगी। भैया पोल पे चले जाओ तो जी बढ़ जाएगा और आपका वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये 9.8 और 10 वाला जो मामला ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चंदा मामा के बारे में, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होते हैं हमने टाइड्स पढ़ा था कि टाइड्स जो है वो मून के कारण होती है। अब कई लोग बोलेंगे सन का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्यों नहीं, दिन में टाइड्स क्यों नहीं दिखती उतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, बहुत देखोगे तो छोटा मोटा टाइड मिल जाएगा। तो उसका रीज़न है डिस्टेंस, अर्थ का और सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक है, हाँ रेंज बहुत ज़्यादा है, रेंज बहुत ज़्यादा है, बट फोर्स जो है वो वीक है, यानी खींच तो सकती है पर ज़्यादा दम नहीं है, तो वो मूवमेंट दिखता है बट कुछ होता नहीं। लेकिन वो जब मून के केस में बात करते हैं, चंदा मामा के केस में बात करते हैं, तो वो डिस्टेंस बहुत कम है, सन के कंपेरिजन डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम लोग को बड़ी बड़ी टाइड्स देखने मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटी चांद पे, ठीक है, ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी ऑन मून, चंदा मामा पे कितना ग्रेविटी है, ठीक है। तो चंदा मामा पे जो ग्रेविटी है वो धरती का 1/6 है, यानी आपका जो वेट है, वेट ऑन मून इज 1, इसको आप ऐसे लिखो, weight of any object on moon is 1/6 that of on earth, that of on earth, यानी धरती में पे आपका जितना वेट है उसका 1/6 हो जाएगा, यानी आप 60 किलो तो आप 10 किलो का जाओगे। अगर आप 100 किलो के हो तो अंदाज़ा लगा लो कितना हो जाओगे, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल। 120 के हो तो 20 किलो का जाओगे, अगर 100 का हो तो 20 किलो से कम ही का हो जाओगे। तो जो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा का तो नहीं बोल सकते, वजन ज़्यादा है अगर बोल रहे हो तो उनको चांद पे भेज दो, वजन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बोल देगा प्रूफ करो कि आपका वेट यहाँ पे अगर 36 किलो पे तो चांद पे 6 किलो का आप हो गया, प्रूफ करो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये प्रूफ में आ सकता है। और इससे सिर्फ 9/10 की बात नहीं हो रही है, ये 9/10 नहीं, 9/10 ये ग्रेविटेशन जहाँ भी होगा। इवन जब हम खुद टीचर का जो टेस्ट, रिटन टेस्ट देने गए तो वहाँ भी आया था, प्रूफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये प्रूफ करने वहाँ भी दिया गया था। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, टीचर को भी नहीं बख्शा, भैया तुम भी पहले इसको प्रूफ करो फिर टीचर बनना, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, F इक्वल्स टू, अब जस्ट अभी बोला कि F और W, ठीक है, यानी फोर्स और वेट ग्रेविटेशन के केस में सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूला था ये, ठीक है, R या D जो बोलो, ठीक है। तो देखो अगर ये मून का है, ठीक है,
चलो एफ को हटा के डब्ल्यू कर दिए, ठीक है। वेट ऑन मून, ठीक है, वेट ऑन मून ये है, मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखनी पड़ेगी। धरती का जो मास है वो मून का 100 टाइम्स है, ठीक है, यानी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 100 टाइम मास ऑफ मून। ये m जो है वो मास ऑफ मून था, ठीक है। और जो रेडियस है ऑफ अर्थ इज 4 टाइम ऑफ मून, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखनी होगी, इससे पूरा आराम से प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो भैया आप वेट और रेडियस अर्थ का और चांद का याद रखो और बैठ के वहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई सब करते रहो, दिमाग का दही हो जाना है, ठीक है। उससे अच्छा आप ये याद रखो कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 100 टाइम मास ऑफ मून होगा और जो रेडियस है वो 4 टाइम होगा, ठीक है। इतना आप याद रखो। तो अब जो वेट है ऑन अर्थ वो क्या हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हो ऐसे m/r, ठीक है, ये अर्थ वाला है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को आप चाहोगे तो यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। उसके जगह आप m और r लिख सकते हो। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, मिटा ही देते हैं पूरा, उसके बाद ही प्रूफ करते हैं। वेट ऑन मून gmm/r इक्वेशन 1 as we know me यानी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 100 टाइम मास ऑफ मून, ठीक है, mm, और रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अब देखो वेट ऑन अर्थ यानी WE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m, क्योंकि देखो भैया बॉडी तो दोनों सेम है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपनी ही बॉडी चांद पे भी लेके जाएंगे और अपनी बॉडी धरती पे भी रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको पास वैल्यू है 100m और 4r, तो इसको यहाँ पे लिख दो, g इक्वल्स टू 100m स्मॉल m 4r, ठीक है। सॉरी स्क्वायर तो छूट ही गया, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो 100 इधर 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16, तो gmm r स्क्वायर इधर हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये आपको मिल गया। तो इक्वेशन 1 था, तो इक्वेशन 2 कर लो, ठीक है। या अगर इसको और शॉर्ट करना है तो आप 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपको एक वैल्यू और मिल जाएगी, पर इसको फिलहाल कर लो, इतना ही रहना रहता है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो WM/WE, ठीक है, सॉरी WM/WE, तो WM कितना था, GMM। अब एक चीज यहां पे देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो पहले ही क्लियर कर दिया जाए। सॉरी 4 लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखोगे, यानी आप इस चीज को यहां भेजोगे तो क्या करोगे, पलट दोगे, ठीक है। क्या करोगे, पलट दोगे। अब इसको लिखोगे 2/3 क्रॉस
5/4, ठीक है। यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। ये चीज था बाय, वो वाला इक्वेशन लिखेंगे, डिजिट्स को पहले लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट बाद में लिखो या पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद GMMR², ठीक है। तो अब देखो उसके हिसाब से जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो GMMR² इनटू, ये आर भैया ऊपर चलेगा 16 के साथ है, ठीक है। तो 16R² ऊपर चला गया और यहाँ पे आ जाएगा GMM। ध्यान से इसको देख लो, कंफ्यूज मत होना, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने पूरा पलटा है वहां से आप मिला लो, ठीक है। जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है पूरा, GMMR² 100/16, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर चला गया और ये जो है आपका यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये कटा, ये कटा, 100 छूट गया, तो 100 को यहाँ लिख लो, ठीक है। R कटा, R कटा, तो अब वैल्यू क्या आ रही है 16/100। तो अब इसको फ्रैक्शन में लाओगे तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो अब आपको यहां से फ्रैक्शन मिल गया 1/6। अब ऊपर चल लेते हैं यहाँ पे, तो WM/WE = 1/6। तो ये लीनियर इक्वेशन वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस चीज को आप यहां भेज दो तो हो जाएगा WM = 1/6 ऑफ WE, यानी ये जो मास है उसका 1/6 है, यानी धरती पे आपका मास जो भी होगा वो 1/6 होगा मून पे, ठीक है। अगर आपको इक्वल करना है तो भैया इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का मास इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जब टीचर्स को नहीं बख्शा तो स्टूडेंट्स को क्या बख्शेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लो। तो यहाँ तक जो हमारा मोटा मोटा ग्रेविटेशन चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, पर इसमें अब कुछ चीज़ें और है, जैसे थ्रस्ट, प्रेशर, बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब है। तो ये सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।